हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेटिव स्पेस। आज इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी द्वारा कंडक्ट करवाए गए एमएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इस पेपर की बात करें तो इस पेपर में टोटल आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जो कि 100 मार्क्स ही कैरी करते हैं। हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और इस पेपर में आपको कोई भी नेगेटिव मार्किंग देखने को नहीं मिलती। और अगर इस पेपर की टाइमिंग की बात करें तो टोटल 90 मिनट्स आपको मिलते हैं ये सारे क्वेश्चन करने के लिए। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इस पार्ट 1 का, हम पहले पार्ट में 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो जो मेरा पार्ट 1 का पहला प्रश्न है वो है, इन अरिस्टोटल्स फिलॉसफी नॉलेज इज गेन थ्रू। अरिस्टो के दर्शन में ज्ञान किसके माध्यम से प्राप्त किया जाता है? कॉन्टेम्पलेशन, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग, इंट्यूशंस ओनली, इग्नोरिंग द मटेरियल वर्ल्ड। हिंदी में बात करें, चिंतन, अनुभव आधारित अवलोकन और तार्किक विश्लेषण, केवल अंतर्ज्ञान, भौतिक जगत की अनदेखी करना। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, एम्पिरिकल ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल रीजनिंग। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू जैन रियलिज्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। जो आपके पास जैन यथार्थवाद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो जैन यथार्थवाद के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सी लाइन है जो बिल्कुल सही नहीं है? हमारे पास ऑप्शन था, रियलिटी हैज इनफाइनाइट एट्रीब्यूट्स, reality can be fully understood by a single viewpoint, reality is a complex and multifacets, different perspective reveal different aspects of truth। हिंदी में बात करें, वास्तविकता के अनंत गुण हैं, वास्तविकता को एक ही दृष्टिकोण से पूरी तरह समझा जा सकता है, वास्तविकता जटिल और बहुआयामी होती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, रियलिटी कैन बी फुली अंडरस्टूड बाय अ सिंगल व्यू पॉइंट। तो ये आपका जैनिज्म के अकॉर्डिंग ट्रू नहीं है। सिंगल व्यू पॉइंट से हम रियलिटी को नहीं जज कर सकते, उसके लिए हमें मल्टीपल व्यू पॉइंट्स चाहिए। तो ये जैनिज्म ने नहीं कहा था, इसीलिए आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, वास्तविकता को एक ही दृष्टिकोण से पूरी तरह समझा जा सकता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो ये जैनिज्म का व्यू पॉइंट है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, अकॉर्डिंग टू अद्वैत वेदांता विच इज द नेचर ऑफ रियलिटी। तो नेचर ऑफ रियलिटी क्या है अद्वैत वेदांता के अकॉर्डिंग? ऑप्शन में था ओनली वन अल्टीमेट रियलिटी, टू डिस्टिंक्ट अल्टीमेट रियलिटीज, मेनी डिफरेंट रियलिटीज, या नो रियलिटी एट ऑल। तो आपके पास अगर हम हिंदी में देखें, अद्वैत वेदांत के अनुसार वास्तविकता की प्रकृति क्या है? ऑप्शन में था केवल एक मूलभूत वास्तविकता, दो अलग अलग मूलभूत वास्तविकताएं, कई अलग अलग वास्तविकताएं, या कोई वास्तविकता नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल एक मूलभूत वास्तविकता, तभी इसका नाम है अद्वैत वेदांत, जिसकी एक ही मूलभूत वास्तविकता हो। आते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 पे, जॉन डीवे इज मोस्ट एसोसिएटेड विद विच फिलोसॉफिकल अप्रोच। तो जॉन डीवे थे वो इसमें से कौन से दार्शनिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए थे? ऑप्शन में था हमारे पास आइडियलिज्म, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, प्रैग्मेटिज्म। तो हमारे पास हिंदी में देखें, आदर्शवाद, तर्कवाद, अनुभववाद या प्रयोगवाद। तो ऑप्शन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रैग्मेटिज्म। जॉन डीवी को प्रैग्मेटिज्म का फादर भी बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यानी प्रयोगवाद इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत इजी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द कॉन्सेप्ट ऑफ नई तालीम, दैट मीन द बेसिक एजुकेशन इज मोस्ट क्लोजली एसोसिएटेड विद। नई तालीम, बेसिक शिक्षा की अवधारणा सबसे अधिक किससे संबंधित है? ऑप्शन में थे गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर या सरदार पटेल। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी गांधी जी। गांधी जी ने ही ये बेसिक एजुकेशन का कॉन्सेप्ट था वो लाया था। तो इसीलिए ये जो आपके पास इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन इन इंडिया। तो चाइल्ड सेंटर्ड जो एजुकेशन होती है उसके लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसमें से कौन से थे जो इसके साथ एसोसिएटेड थे? ऑप्शन नंबर में थे हमारे पास गांधी, नेहरू, रविंद्रनाथ टैगोर और गिजुभाई वेडका। अगर हिंदी में प्रश्न पढ़े तो भारत में जो आपके पास है बाल केंद्रित शिक्षा की अवधारणा से कौन जुड़ा हुआ है? ऑप्शन में है गांधी जी, नेहरू जी, रविंद्रनाथ टैगोर या गिजुभाई वेदका। तो इसका जो क्वेश्चन आपका रहेगा, इस क्वेश्चन का जो आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, दैट मीन गिजुभाई वेदका। ये इसके बिल्कुल, इसका जो क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन यानी यही जो गिजुभाई जी थे ये ही चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन से रिलेटेड थे। नेक्स्ट हमारे पास अगला क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद आइडिया ऑफ मैन मेकिंग एजुकेशन एम्फसाइजेस। तो स्वामी विवेकानंद का मानव निर्माण शिक्षा का विचार इस बात पर जोर देता है। हमारे पास ऑप्शन में था इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट अलोन, ओनली रिलीजियस नॉलेज, पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविज्म या प्रैक्टिकल नॉलेज, कैरेक्टर एंड सेल्फ डिसिप्लिन। हिंदी में पढ़ें तो केवल बौद्धिक विकास, केवल धार्मिक ज्ञान, राजनीतिक और सामाजिक सक्रियता,
व्यवहारिक ज्ञान, चरित्र और आत्मानुशासन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हमें दिख ही रहा है। 7 का जो क्वेश्चन नंबर है वो है ऑप्शन नंबर डी। तो जो स्वामी विवेकानंद थे उनका जो मेन जो फोकस था वो प्रैक्टिकल नॉलेज के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर, सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर उन्होंने मेन फोकस किया था। नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वैल्यूज गिवन इन द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सी वैल्यूज को प्रेम्बल जो भारत का संविधान की प्रस्तावना है उसमें दिया गया है। ऑप्शन है जस्टिस, इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, जस्टिस, इक्वालिटी, पीस, लिबर्टी, जस्टिस, यूनिटी, फ्रेटर्निटी, पीस और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, हार्मनी। तो आपके पास जो इसका 8 का क्वेश्चन रहेगा, जो इसका ऑप्शन जो बिल्कुल सही रहेगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। दैट मीन जस्टिस है, इक्वालिटी है, लिबर्टी है और फ्रेटर्निटी है। ये शब्द प्रेम्बल में है। जैसे हम बात करें पीस, तो पीस हमारे प्रेम्बल में नहीं लिखा गया है। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्फसाइजेज दैट द स्टेट शुड एंडेवर टू प्रोवाइड एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14। तो अगर हिंदी में पढ़ें तो भारतीय संविधान का कौन सा भाग इस बात पर जोर देता है कि राज्य को 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन में है मौलिक अधिकार, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत यानी डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज, या डी हमारे पास है प्रेम्बल यानी प्रस्तावना। तो बेसिकली इस क्वेश्चन की बात करें तो इसका जो बिल्कुल एग्जैक्ट करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि स्टेट को बोला जा रहा है तो जो स्टेट के लिए जितने भी रूल होते हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आते हैं। तो D21A आर्टिकल के अंडर इसे जोड़ा गया था और फिर इसे क्या बना दिया, एक फंडामेंटल राइट बना दिया कि अप टू एज ऑफ 14 सभी बच्चों को एक शिक्षा, फ्री एजुकेशन देना जरूरी है। तो ये आपका फंडामेंटल राइट भी है। तो कायदे से देखा जाए तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट है। लेकिन अगर हमें पूछा जा रहा है कि स्टेट, और ये जो लाइन है स्टेट शुड एंडेवर टू प्रोवाइड, तो ये एग्जैक्ट लाइन डीपीएसपी में लिखी गई है। तो अब हम अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, वो है क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एक्सप्लेन एजुकेशन एज एन एजेंट ऑफ सोशल चेंज। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षा के सामाजिक परिवर्तन के एजेंडा के रूप में बताता है। तो ऑप्शन में हमारे पास इट reinforces existing inequalities in society, it help in maintaining the status quo, it promotes critical thinking and challenges the orthodox norm prevailing in the society, it limit cultural mobility। हिंदी में बात करें ये समाज में मौजूदा असमानताओं को मजबूत करता है, ये यथास्थिति बनाए रखने में मदद करता है, ये आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देता है और समाज में प्रचलित रूढ़िवादी मानदंडों को चुनौती देता है, ये सांस्कृतिक गतिशीलता को सीमित करता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 का आंसर होगा वो है ऑप्शन नंबर सी। यही जो आपके पास ऑप्शन है ये बिल्कुल इसके लिए सेट बैठ रहा है। इट प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एंड challenges the orthodox norm prevailing in the society। तो जो सोशल चेंज के लिए एजुकेशन दी जा रही है वो इसीलिए दी जा रही है ताकि हम जितने भी ऑर्थोडॉक्स नॉर्म है उनको चैलेंज कर सकें और जो भी सोसाइटीज में रिलेटेड जो भी इनइक्वालिटी है उसको डील कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एजुकेशनल रोल इन प्रमोटिंग नेशनल वेलफेयर इज नॉट ट्रू। तो राष्ट्रीय कल्याण को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो हमारे पास ऑप्शन है प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप, तो ये तो करना ही पड़ेगा। एनहांसिंग इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, ये भी सही है। हेल्प इन मेंटेनिंग द गैप बिटवीन सोशल स्ट्रेटा एंड कम्युनिटीज, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में कोई गरीब है तो बहुत ही ज्यादा गरीब है और कोई अमीर है तो बहुत ही ज्यादा अमीर है। और फॉस्टरिंग नेशनल इंटीग्रेशन, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन जब हमें साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हमें ये चारों ही ऑप्शन बिल्कुल सही दिखेंगे, लेकिन हमें इनमें से बेस्ट वन चूज करना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो आप पूछें कि जो एजुकेशन का रोल है इनमें से वो क्या प्रमोट नहीं करेगा, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हेल्प इन मेंटेनिंग द गैप बिटवीन सोशल स्ट्रेटा इन कम्युनिटीज। तो ये काम एजुकेशन नहीं कर सकता। एजुकेशन एक बेस बन सकता है इस काम का, लेकिन ये सारी क्योंकि बहुत ही ज्यादा जो लोग जिनके पास वेल्थ है तो बहुत ही ज्यादा है और कुछ लोग गरीब हैं तो बहुत ही ज्यादा गरीब हैं, तो इसको भरने के लिए एजुकेशन के अलावा भी बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, लेकिन ये इसका बेस जरूर बन सकता है। लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर सी यहाँ फिट नहीं बैठ रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 12। इन सोशियोलॉजिकल टर्म्स द इंटरैक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स विद इन एन एजुकेशनल सेटिंग हेल्प्स प्राइमरली इन। समाज शास्त्रीय शब्दों में एक शैक्षिक सेटिंग के भीतर व्यक्तियों की बातचीत मुख्य रूप से मदद कर सकती है। ऑप्शन है प्रमोटिंग anxious and aggressive behavior, building social skills and cooperative norms, reinforcing class
डिविजन्स, आइसोलेटिंग इंडिविजुअल्स फ्रॉम देयर कल्चर, चिंतित और आक्रामक व्यवहार को बढ़ावा देना, सामाजिक कौशल और सहयोगी मानकों का निर्माण, वर्ग विभाजन को सुदृढ़ करना, व्यक्तियों को उनकी संस्कृति से अलग करना। तो ये आपके पास जो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 12 का, वो होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, बिल्डिंग सोशल स्किल एंड कोऑपरेटिव नॉर्म। बाकी तो सब के सब एंटी ही बोल रहे हैं, तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर बी होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, टीचर कैन प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन बाय। शिक्षक राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकते हैं। अब देखेंगे कैसे दे सकते हैं। पहला ऑप्शन है प्रमोटिंग डेमोक्रेटिक एटीट्यूड एंड रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, कर सकते हैं ऐसा। इनकरेजिंग द इंडिविजुअल टू बिल्ड रीजनल आइडेंटिटीज, ये भी ठीक है। टीचिंग स्टूडेंट्स द सुपियोरिटी ऑफ द रिलीजन ओवर अदर, तो ये बिल्कुल एंटी लाइन है। ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का रिलीजन जो है वो ज्यादा बेस्ट होगा। उसके बाद आपका बात आ रही है टीचिंग ओनली अबाउट द कंटेंट गिवन इन द टेक्स्ट बुक एंड कीपिंग देम अवे फ्रॉम द सोसाइटल इशू। तो जो टीचिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ आपको बुक के कॉन्टेक्स्ट में क्या करेगी, आपको उसमें रखेगी और आपको जो सोसाइटल इशू है उससे दूर रखेगी। हिंदी में बात करेंगे तो लोकतांत्रिक दृष्टिकोण और विविधता के प्रति सम्मान को बढ़ावा देकर व्यक्तियों को क्षेत्रीय पहचान बनाने के लिए प्रोत्साहित करके, छात्रों को दूसरों पर अपने धर्म की श्रेष्ठता सिखाकर केवल पाठ्य पुस्तकों में दी गई विषय वस्तु के बारे में पढ़ाना तथा उन्हें सामाजिक मुद्दों से दूर करना। तो यहाँ आप देखें तो ये डी ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट नहीं बैठ रहा। और एक बात करें तो अपनी जो रीजनल आइडेंटिटी करेंगे तो फिर नेशनल इंटीग्रेशन को कैसे प्रमोट करेंगे। तो आपके पास जो इसका ऑप्शन होगा 13 का वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो सबसे करेक्ट होगा। तो टीचर इनमें से ऑप्शन नंबर जो ए है वही चीज कर सकता है, प्रमोट कर सकता है डेमोक्रेटिक एटीट्यूड को और रिस्पेक्ट डाइवर्सिटी को करने के लिए। तो ये आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14, द प्राइमरी टारगेट एज ग्रुप ऑफ द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम दैट इज NAEP वाज। तो राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम NAEP का प्राथमिक लक्षित आयु समूह कौन सा है। तो कौन सा है जो इसके अंडर, इस प्रोग्राम के अंडर जो एज ग्रुप आता है बच्चों का। ऑप्शन है चिल्ड्रन अंडर 14 ईयर्स, सीनियर सिटीजन, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट या अडल्ट एज्ड 15 to 35 ईयर। तो क्वेश्चन नंबर जो आपके पास 14 है वो आपके पास कौन सा है, देखो लिखा ही था दिस इज नेशनल अडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम, इसमें जो ज्यादा सोचने की जरूरत थी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी ही इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। विच इज द मीनिंग ऑफ द इक्विटी इन एजुकेशन। तो इक्विटी का क्या मतलब है, एक टर्म होती है इक्वालिटी, एक होती है इक्विटी। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वालिटी बिफोर लिखी है लेकिन हम फॉलो इक्विटी करते हैं। अब इक्विटी का मतलब ये है, अगर सिंपल भाषा में समझाऊं कि मान लीजिए कि अगर मर्डर किसी 25 साल के इंसान ने करा है या फिर दूसरी तरफ एक 15 साल के बच्चे ने मर्डर किया है, तो 25 साल का जो इंसान होगा उसको अलग सजा मिलेगी, 15 वाले को जुवेनाइल कंसीडर किया जाएगा, उसे बाल सुधार गृह में भेजा जाएगा, उसको अलग सजा मिलेगी, उसको कम सजा मिलेगी। तो इसे बोलते हैं इक्विटी। और इक्वालिटी होगी तो चाहे मर्डर चाहे 10 साल का बच्चा करे या 50 साल का, दोनों को ही सेम ही सजा होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि इक्विटी एजुकेशन में इसका क्या मतलब रहेगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड सपोर्ट बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट इन द स्कूल, गिविंग द सेम रिसोर्सेज टू एवरी स्टूडेंट इन द स्कूल। तो ये इक्वालिटी होगी, इक्विटी नहीं है। यूजिंग द सेम इवेल्युएशन टेक्निक टू मेजर द लर्निंग अमंग एवरी स्टूडेंट, तो ये भी इक्वालिटी है, इक्विटी नहीं हुई। ऑफरिंग स्टैंडर्डाइज कंटेंट टू ऑल, सबको स्टैंडर्ड कंटेंट दे देंगे एक ही जैसा, तो ये भी आपका क्या होगा, इक्विटी में नहीं आएगा। तो स्कूल में प्रत्येक छात्र की जरूरतों के आधार पर संसाधन और सहायता प्रदान करना, यानी जो जिस बच्चे की नीड है उसे उसी हिसाब से सपोर्ट सिस्टम, उसको उसी हिसाब से कंटेंट देना पड़ेगा टीचर को। स्कूल में प्रत्येक छात्र को समान संसाधन देना, प्रत्येक छात्र के बीच सीखने को मापने के लिए समान मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करना, सभी को मानकीकृत सामग्री प्रदान करना। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 15 का ए, दैट इज प्रोवाइडिंग रिसोर्सेज एंड सपोर्ट बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द इंडिविजुअल स्टूडेंट इन द स्कूल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें तो इन द वैदिक एजुकेशन सिस्टम द टर्म उपनयन रेफर टू। तो वैदिक शिक्षा प्रणाली में उपनयन शब्द का अर्थ होता है इनिशिएशन इनटू फॉर्मेट एजुकेशन, ग्रेजुएशन सेरेमनी, द प्रैक्टिस ऑफ मेमोराइजिंग सैक्रेड टेक्स्ट, टीचिंग स्टूडेंट वेरियस स्किल्स लाइक फार्मिंग, क्राफ्ट्समैनशिप। तो देखें इसका हिंदी में औपचारिक शिक्षा में
शुरुआत, स्नातक समारोह, पवित्र ग्रंथों को याद करने की प्रथा, छात्रों को खेती और शिल्प कौशल जैसे विभिन्न कौशल सिखाना। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इनिशिएशन इनटू अ फॉर्मल एजुकेशन। उसे उपनयन बोलते हैं, यानी औपचारिक शिक्षा में शुरुआत। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 17, इफ यू वांट टू गैदर इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फैसिलिटीज अवेलेबल इन एनी सेकेंडरी स्कूल इन द हिमाचल प्रदेश इन द एकेडमिक ईयर 2021-22 मैनेज्ड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, which platform is more suitable for assessing such information। यानी यदि आप शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रबंधित शैक्षणिक वर्ष 2021-22 में हिमाचल प्रदेश के किसी भी माध्यमिक विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं से संबंधित जानकारी एकत्रित करना चाहते हैं, तो ऐसी जानकारी तक पहुंचने के लिए आपको कौन सा मंच चाहिए होगा। यानी अगर आपको चाहिए कि आपने पूरी इन्फॉर्मेशन लेनी है जो भी 21-22 का सेशन बैठा होगा, तो कहां जाएंगे आप ये इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट, समग्र शिक्षा हिमाचल प्रदेश वेबसाइट, यूडाइस, और उसके बाद आएगा सेंसस ऑफ इंडिया वेबसाइट। तो जो आपके पास आएगा, जो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 17 का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी, यूडाइस प्लस पोर्टल। ये आपका जो यूडाइस पोर्टल है, बेसिकली इट इज नॉट पोर्टेड, दिस इज कॉल्ड पोर्टल, यूडाइस पोर्टल। जो यूडाइस पोर्टल है, इसमें जो बच्चे हैं और जो टीचर, उनकी सारी ही इन्फॉर्मेशन लिखी होती है। बच्चे ने कितने दिन स्कूल अटेंड किया, बच्चे के प्रीवियस क्लास में कितने मार्क्स थे, अभी वो कौन सी क्लास में है, अगर अभी वो कौन सी क्लास में है तो उसका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, उसकी सेक्शन क्या है, और उसके जो भी मेडिकल ब्लड ग्रुप से रिलेटेड आपको सारी ही जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इस यूडाइस पोर्टल में मिल जाएगी। स्कूल का स्टेटस क्या है, सबका जो अपार आईडीज हैं, वो सारा ही इंफॉर्मेशन आपको इसी आईडी पे मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर 17 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 18, इन हिमाचल प्रदेश विच डिस्ट्रिक्ट हैज द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट लिटरेसी रेट रेस्पेक्टिवली। हिमाचल प्रदेश में किस जिले में क्रमशः उच्चतम और सबसे कम साक्षर दर है। तो भारत की जनगणना 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग, अभी बाकी उसके बाद हुई नहीं है, जनगणना भी होगी, तो आपके पास जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा हमीरपुर में सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है हिमाचल में, और चंबा में सबसे लोएस्ट है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो चूज विच इज नोन एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम के मैग्ना कार्टा के नाम से किसे जाना जाता है। ऑप्शन में था कोठारी कमीशन, वुड डिस्पैच, सैडलर कमीशन, हंटर कमीशन। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वुड डिस्पैच। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। वुड डिस्पैच आपका मैग्ना कार्टा है इंडियन एजुकेशन सिस्टम का। इस क्वेश्चन नंबर 20, अंडर द वर्धा स्कीम द मेन फोकस वॉज ऑन। वर्धा योजना के तहत मुख्य फोकस निम्नलिखित पर था। तो वर्धा स्कीम के अंडर किसके ऊपर मेन फोकस किया गया था। ऑप्शन में था एकेडमिक एक्सीलेंस ओनली, मिलिट्री सर्विस, वर्क सेंटर्ड एजुकेशन एंड सेल्फ रिलायंस, पॉलिटिकल लीडरशिप, केवल अकादमिक उत्कृष्टता, सैन्य सेवा, कार्य केंद्रित शिक्षा और आत्मनिर्भरता, या राजनीतिक नेतृत्व। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी वर्क सेंटर्ड एजुकेशन एंड सेल्फ रिलायंस। According to the Indian Education Commission of 1882, the responsibility for primary education was assigned to। 1882 के भारतीय शिक्षा आयोग के अनुसार प्राथमिक शिक्षा की जिम्मेदारी किसे सौंपी गई थी। तो ऑप्शन में था आपके पास सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन या ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो 21 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो है ऑप्शन नंबर बी। तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये जिम्मेदारी दी गई थी प्राइमरी एजुकेशन की। अगला क्वेश्चन हमारे पास आता है द सैडलर कमीशन, जो कि 1917 में आया था, वॉज मेनली रिलेटेड टू द स्टडी ऑफ प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन या एडल्ट एजुकेशन। तो 22 का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यूनिवर्सिटी एजुकेशन। इसे यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन भी बोला जाता था, सैडलर कमीशन को। तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है 23, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट द यूनिवर्सिटी लेवल शुड बी। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अनुसार विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा का माध्यम क्या होना चाहिए। हमारे ऑप्शन है हिंदी ओनली, रीजनल लैंग्वेजेस, इंग्लिश विद द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल लैंग्वेजेस, संस्कृत। तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंग्लिश विद द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल लैंग्वेज। तो ये आपका यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन में दिया गया है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1953 recommended the introduction of which subject in the curriculum at the secondary level।
माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम में किस विषय की शुरुआत की सिफारिश की थी? ऑप्शन में है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वोकेशनल सब्जेक्ट्स, पॉलिटिकल साइंस या फिजिकल एजुकेशन। तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है वोकेशनल सब्जेक्ट। तो इनकी जो थी वो डिमांड रखी गई थी, इनको इंट्रोड्यूस करा गया था सब्जेक्ट के तौर पे सेकेंडरी लेवल में। नेक्स्ट आता है 25 क्वेश्चन, द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला वाज रिकमेंडेड बाय। तो जो 3 लैंग्वेज त्रिभाषा सूत्र था वो कौन से कमीशन में उसकी क्या की थी, सिफारिश की गई थी? ऑप्शन में था कटवारी कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन, मुंडेलियर कमीशन या सैडलर कमीशन। तो इट इज अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन। कटवारी कमीशन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आज इस वीडियो में हमने पहले 25 क्वेश्चन को डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम अगले 25 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।